बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। हमारे सामने दो लिस्ट होनी चाहिए ज़िंदगी में, किसी भी काम को करने की, ज़िंदगी में आगे चलने की। एक डूज की, एक डोंट्स की। और जितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने क्या करना है, हमें इसके बारे में बहुत क्लियरली पता हो, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने क्या नहीं करना है उसके बारे में भी बहुत दर्जे क्लियर हो। इसी के बाज़ औक़ात हम गलती सिर्फ ये करते हैं कि हमें ये इल्म नहीं होता कि हमने क्या नहीं करना है और इसमें हम वो कर जाते हैं जो कि हम नहीं करना चाहिए था। ये गलतियां जो है इनका एहसास बाज़ औक़ात वक्त गुजरने के बाद होता है, बाज़ औक़ात जो है उसी वक्त ही हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। सो बाज़ औक़ात हमें बहुत जल्दी अगर पहले से इन चीज़ों का एहसास हो तो हम इन मामलात से और इन मसाइल से बच सकते हैं। उसकी एक लिस्टिंग की है मैंने और वो छोटी सी लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगैन ये लिस्ट जो है वो बेस्ड है मेरे अपने ज़ाती, जिसे कहते हैं लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर, एक्सपीरियंसेस के ऊपर, पसंद नापसंद के ऊपर। और इसमें सबसे पहली जो गलती है ना वो ये है कि अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझना। किसी भी मामले में जब इंसान अपनी राय को हतमी समझता है, अपने आप को अक्ले कुल समझता है और समझता है कि जो उसे पता है दूसरे किसी इंसान को तो वो पता हो ही नहीं सकता, या जिस तरह का उसको किसी भी चीज़ के बारे में या अपने बारे में जो वहम है, गुमान है, वो सबसे बेहतर है, उस तरह से कोई और नहीं हो सकता। तो ये एक सबसे ख़तरनाक गलती है। इस गलती में मुब्तला लोग जो है वो अक्सर ठोकरें खाते हैं और बहुत सारी ठोकरें बहुत ख़तरनाक भी होती हैं। दूसरी जो गलती है ना वो ये कि जो काम आप खुद नहीं कर सकते ये समझना कि वो कोई और भी नहीं कर सकता। ये नाइव होने की भी एक निशानी है। मैं ज़िंदगी में एक अरसे तक इस मर्ज़ में मुब्तला रही हूँ और ये गलती करती रही हूँ कि चूँकि खुद एक काम नहीं करना तो ये समझना कि दुनिया में कोई भी शख्स जो है वो ये काम नहीं करेगा। अगर आप खुद झूठ नहीं बोलते तो ये समझना कि दूसरा भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर आप खुद चोरी करते हैं तो ये समझना कि दूसरा भी चोरी करता है। यानी अच्छे और बुरे जो भी चीज़ है जो आप खुद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी उसी तरह से करे। एक काम मैं कर सकती हूँ, हो सकता है कि दूसरा शख्स वो ना कर सके, दूसरा शख्स कुछ कर सकता है, हो सकता है कि वो मैं ना कर सकूँ। इससे दोनों इंसानों की जो वेरिएशन है, जो फ़र्क है, उसको जहन में ना रखना ये भी एक खतरनाक गलती है। और ये समझना कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ बस वही दुनिया में हो सकता है और वही मुमकिन है, या वो दूसरा नहीं कर सकता। ये दोनों ऐसी माइंडसेट्स हैं जो कि गलत होते हैं। उसके अलावा तीसरा ये सबसे बड़ी गलती कि अपना राज खुद तो किसी को बता देना और उससे दरख्वास्त करना है, उससे एक्सपेक्ट करना और उम्मीद करना कि वो उसको छुपा के रखेगा और वो उसको नहीं बताएगा। सो ये भी एक गलती है और इस गलती को जिन लोगों ने किया है उन्हें अंदाज़ा है कि इसके क्या नतीजे जो हैं वो फिर भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, और फिर ये कि वो ये तो हमें हदीस मुबारका से भी पता चलता है कि गुनाह करना इस नीयत से कि छोटा सा है, मामूली सा है, बस ये अभी कर लूँ अगली दफ़ा नहीं करूँगा। ये जो अभी कर लूँ और अगली दफ़ा नहीं करूँगा ना, ये एक ऐसी इल्लत है और ये एक ऐसी लत है कि जो इसका शिकार हो जाए वो फिर इस गलती को दोहराता चला जाता है। इसलिए जब भी ये गलती जो है, ये भी ज़िंदगी में कोई भी काम जिसे छोड़ना है, जिसे नहीं करना है, उसे अभी नहीं करना है, उसको फिर ये कह के कि अभी कर लेते हैं, ये बस आखिरी दफ़ा सही, बस एक बार सही, चलो उसकी खातिर सही, चलो ये तो मामूली सा है, जैसे एक्सक्यूज़ेस जो हैं ये उस गलती को दोहराने पर हमें मजबूर करते हैं। और फिर ये कि हम ये सोचते रहें कि बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाते रहें और उसमें ज़िंदा रहें और समझें कि हमने तो सारा कुछ कर लिया है। उस चीज़ को प्लान ना करना और प्लान आउट करने के लिए मुनासिब स्ट्रेटजी न बनाना, उसके मुनासिब जो स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं वो ना चाक आउट करना, ये भी ज़िंदगी में गलती है। और इस तरह की गलती करने वाले जो लोग हैं वो फिर आगे नहीं बढ़ सकते, बेशक उनके ख्वाब जितने बड़े हों, इरादे जितने बुलंद हों और ख्वाहिशें जितनी मर्जी तवील हों, वो उसको हासिल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करना और फिर इस इंतज़ार में रहना कि कोई ना कोई मिरेकल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा जिसके साथ एकदम से उनका बहुत बड़ा सा घर भी बन जाएगा, बहुत अच्छी गाड़ी भी आ जाएगी, बच्चे भी स्कूल्स में पढ़ जाएंगे। यानी वो ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात जिसके लिए हम कमाते हैं, जिसके लिए हम इतनी तगो-दौ करते हैं, तो हमेशा अपनी आमदनी को अपनी चादर देख कर पाँव फैलाने वाला जो मुहावरा है उसके मुताबिक रखना एक बहुत अक्लमंदी और बहुत दानाई की जो है वो बात है। और फिर ये कि ये दुनिया कर भला सो हो भला, ये दुनिया जो है ये एक्शन रिएक्शन का एक ऐसा खूबसूरत मेला है कि जहाँ पे मकाफात अमल जो है बहुत तेज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम जिसके साथ भी जो करेंगे वही बदला दुनिया में किसी न किसी स्टेज पे हमारे साथ वापस आएगा और हमें लौटाया जाएगा। सो अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहे, किसी की बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रहे, अब जो कि हमारी बीवी है या वो वैसे ही हमें रोड पे चलती हुई मिल गई और हम उसे छेड़ रहे हैं और ये समझना कि हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बेटी जो है वो महफूज रहेगी इस तरह की बातों से, या फिर ये कि अपने वालिदैन की खिदमत ना करना और ये उम्मीद रखना कि आपकी औलाद जो है वो आपकी खिदमत करेगी, ये तमाम वो गलतियाँ हैं जहाँ पे हम इस सिस्टम को भूल जाते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा ही
हमारी तरफ वापस लौटाया जाता है। सो अच्छा करना इस सोच और इस नीयत और इस इरादे के साथ भी कि इसके बदले में अल्लाह ताला की तरफ से हमारे साथ भी अच्छा होगा। सो ये चंद गलतियों की लिस्ट थी, डोंट्स की लिस्ट, कि हमारे जहन में हो कि ये तमाम काम नहीं करने के। अच्छा, और इसके साथ आज का जो शो है, आपने सुना कल एक बड़ी ज़बरदस्ती खबर, तमाम पाकिस्तानियों ने बहुत खुशी से, बहुत मोहब्बत से खबर सुनी। उन तमाम लोगों ने जो कि इमरान खान साहब को पसंद करते हैं उन्होंने भी, और जो रेहाम खान को पसंद करते हैं उन्होंने भी, और जो दोनों को पसंद नहीं भी करते उन्होंने भी, इसलिए कि ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल होती है। और निकाह एक सुन्नत है, एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान के लिए। और हमें बहुत ही खुशी इसलिए भी हुई कि हमारी मीडिया से एक खातून, और मीडिया की ख़वातीन जो हैं वो आज तक पाकिस्तान में उनको एक ख़ास नज़र से देखा गया। हमेशा कोई भी बात अगर करनी हो तो मीडिया की खातून उसका बड़ा सॉफ्ट टारगेट होती है, बड़े आराम से उसके ऊपर कोई भी बात जो है वो की जा सकती है। सो इमरान खान साहब का ये ज़र्फ़ और उनकी ये हिम्मत के और उनका ये हौसला कि उन्होंने इस तमाम मर्दाना जो सोचे हैं उनको ऊपर से पुश डालते हुए ये ऑप्ट किया कि बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ऊपर इशू बनाया जा सकता था, बन सकता था, उनको नज़रअंदाज करते हुए एक ऑप्टिमिज्म के साथ, एक मस्बत सोच के साथ आगे चला जाए। ये उनकी, वो जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ पे जो एक मीज़ोगाइनिस्ट अप्रोच है, ये उससे हटकर एक अप्रोच है जिसके लिए मैं आई रियली एडमायर हिम। मैं उनको ये नहीं, बाकी बातों पे तो जहाँ पर हो सकते हैं इख्तलाफात और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस एक बात पे आई रियली अप्रिशिएट कि हमारे यहाँ पर मीडिया में ख़वातीन भी बाज़ों का जब ख़वातीन के बारे में बात करती हैं तो उसकी बड़ी नेगेटिव से मतलब होते हैं। और ये मीज़ोगाइनिज़म एक बाकायदा मर्ज़ है जो कि यहाँ पर लोगों को लाहक है। वो ये समझते हैं कि कोई भी खातून जो है वो फ्लर्ट करने के लिए है, कोई भी खातून जो उसके बारे में जो मर्जी कह दो, और ख़ातून ने अगर कुछ छोटी मोटी गलती है, कुछ उससे ऊपर नीचे हो गया है, एक प्रोफेशनल की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से उसका एक्सपोजर है, वो निकल रही है, बहुत सारे काम कर रही है, वो 100 काम गलत भी करेगी जैसे कोई और मर्द इंसान करता है, तो फिर उसके ऊपर, उस खातून के ऊपर क्राइटेरियाज बहुत सख्ती से लागू कर देना, ये वो सोच है जो कि हमारे यहाँ पर राइज है। और इस शादी ने उस सोच को भी बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है। रियली अप्रिशिएट, और मेरी दुआएं हैं इस जोड़े के लिए कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी जो है उसको सुकून दे, उसमें खुशियाँ हों, उसमें राहत हो और तस्कीन हो, इनका सफ़र जो है बहुत खूबसूरती के साथ चले। मेरा रेहाम खान के साथ इंटरव्यू था जो कि बहुत ज़्यादा फिर इस्तेमाल भी किया गया, बहुत सारी जगहों पे अच्छी तरह से, बहुत सारी जगहों पे बुरी तरह से। तो हमने सोचा कि हम पूरे का पूरा वो इंटरव्यू इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस जोड़े को कामयाब ज़िंदगी जो है वो दे, आज आपके लिए रिपीट रन करेंगे। 9 से 10 बजे तक आपको देखेंगे। जो हमने गुफ्तगू की थी उसमें बहुत सारी बातें की थी, इधर की उधर की, जैसे मेरी आदत है, मैं बहुत सारी फजूलियात जो है उसमें डिस्कस कर रही होती हूँ, जिस पे अक्सर मेरे घर वाले मेरे कान खींच रहे होते हैं और मुझे इतने इशूज़ का सामना होता है कि ये बात तुमने क्यों की और वो बात तुमने क्यों की। लेकिन ये कि उसमें मैंने तकरीबन सारी बातें जो है करने की कोशिश की थी। ये और बात कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरे सामने बैठा हुआ जो मेहमान है उसको मैं ऑफेंड करूं, या उसको मैं तजलील करूं, या उसकी मैं तज़हीक करूं, या उसको मैं लेट डाउन करूं। मेरे लिए मेरे यहाँ पर आने वाला मेहमान जो है वो हमेशा बहुत मोहतरम और बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम होता है। हर इंसान है, मैंने ज़िंदगी में हमेशा कोशिश की है कि इंसान की और इंसानियत की एहतराम जो है उसको बरकरार रखा जाए, नो मैटर कोई भी हालात और सिचुएशन जो है वो है। अच्छा, इसके बाद आज आपकी मुलाकात जो है एक ऐसे मेहमान से भी कराने जा रही हूँ जिनको मैं इस सोच के साथ आपसे मिलवा रही हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिलेगी। ब्लड ग्रुप डाइट एक मिथ भी है, एक नया एक फील्ड भी है, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम भी किया है, बहुत दफ़ा इस मिथ को झुटलाया भी गया है। मेरे आज के मेहमान जो है वो एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में डायरेक्टर है डॉक्टर सरफराज हुसैन साहब। भी आज हमें गाइड करने जा रहे हैं और इनको कॉल इनके बहुत सारे लोग इनसे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं, बहुत सारे लोग इनसे फ़ायदा उठा चुके हैं और सही मतलब उनका इलाज हुआ है। ये बताते हैं कि जनाब आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सो आज का पूरा प्रोग्राम जो है सॉर्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट ही है। सो आपसे इनकी मुलाकात भी होगी और मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा और देखिएगा इन छोटी छोटी टिप्स को और इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके हो सकता है कि आपको बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो मिल जाए, क्योंकि शिफा जो है मिन जाने बल्ला होती है और बाज़ औक़ात कोई बात भी है वो ऐड कर जाती है हमारी ज़िंदगी के किसी मामले को बेहतर करने के लिए। सो इसी नीयत के साथ आज हम ये सेगमेंट जो है आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और आपके साथ ही इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आज जनाब बरसी भी है एक ऐसे एक्टर की, पाकिस्तान का एक ऐसा एक्टर के जिन्होंने इंडस्ट्री का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया था। और आप जानते हैं सुल्तान राही साहब जो कि एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका नाम हम कभी भी भूल नहीं सकते और फरामोश नहीं किया जा सकता। 700 से ज़्यादा फिल्मों में काम करके 160 से ज़्यादा अवार्ड्स इनके हिस्से में आए और जब तक ये फिल्म स्क्रीन पर रहे, छाए रहे, फिल्म बीनों के दिलों पर हुक्मरानी करते रहे, इसलिए कि इनका जो अंदाज़ था वो इतना सब लोगों को पसंद आया और वो इतना अच्छी तरह से उसे करते थे। और
लगता यही था कि जैसे ये किरदार बना ही इनके लिए है या ये इस किरदार के लिए ही बने हैं। और बहुत सारे जो इनकी फिल्म है वो घूम फिर के जट का कोई ना कोई सीगा जो है वो इनके साथ लगता था। सो बड़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने उन तमाम कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया। छोटा सा एक क्लिप जो है वो उनकी परफॉर्मेंसेज और उनकी जो है कारकर्दगी, जो उन्होंने हमारे साथ बहुत सारा अपना फ़न शेयर किया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद मैं आपके लिए एयर करूँगी अपना इंटरव्यू जो कि रेहाम खान के साथ हमने किया था। हाथ चुक लिया ते तेरे रोने आसमान वल तुर जाना बदबख्ता, सिर ते मालिश कराए तेनू होश आवे। जड़ी दौलत की खातर याराने वर्गे कूड़े रिश्ते तो खून कर दे दिए। सारिया रज खान दिया मस्तियां ने फिक्र न कर, आज तो बाद पंखे खावेंगा। ए दावा मेरे सामने सिर्फ मेरा प्यो कर सकता है। खुदा पाका हमको माफ करो बेसेबा, तुम्हारे गले के साथ हमारा सकर लगे, इस बेचारे बच्चा का चीची निकल गया, हमको माफ करो। तू अपनी जिंदगी बचा के अपनी मौत बात मारी पुटारा। तुम्हारा पासा की है बचा, हम भी अपना की निकलते। फांसी दे तख्ते दे पहुंचने वाले हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है साहब बहादुर, जिंदगी। उस जिंदगी के खत्म होने का वक्त पहले ही मुकर्रर हो चुका है।
जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आपको तो पता होगा कि घर और मकान में क्या फ़र्क होता है। जी हाँ, मकान तो ईंटों और दीवारों का एक स्ट्रक्चर होता है, जबकि यही मकान घर बन जाते हैं जहाँ रहने वाले एक दूसरे से खुलूस और मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख बांटते हों। और घर में डाइनिंग टेबल सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ सब मिलकर बैठते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। मैं री रन करने जा रही हूँ इंटरव्यू जो कि रेहाम खान के साथ हमने किया था 6 अगस्त 2014 को, यानी आज से ठीक तकरीबन 5 माह पहले। और 5 माह पहले उन्हें भी नहीं अंदाज़ा था कि वो जो बातें कर रही हैं वो उससे कितना फ़र्क किस्म की सिचुएशन जो है उनकी ज़िंदगी में आने वाली है। और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है कि हमें इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। और बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम सब के लिए बहुत सरप्राइजिंग होती है, बहुत सारी दुआओं के साथ और बहुत सारे खुलूस के साथ और इस नेक तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ अता करे। इस इंटरव्यू को मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, अब मैं आपकी मुलाकात अपनी जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ उनको हमने देखा है एज पोलिटिकल एंकर पाकिस्तान में, लेकिन उससे पहले वो एक ब्रॉडकास्टर रही हैं, BBC के साथ मुंसलिक रहीं। वहाँ पर मौसम का हाल और मौसम की जो रिपोर्ट्स हैं उसको पढ़ाने उनको बताने में एक अरसे तक BBC के साथ मुंसलिक रहीं, रेडियो चैनल्स के साथ वहाँ पर मुंसलिक रहीं। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं उन्हें चखा है, जिनमें कुछ जो है वो प्राइवेट चैनल्स हैं और उनमें से सफ़र करती हुई अच्छी रेटिंग्स के साथ आजकल वो एक हमारा जो स्टेट ओन चैनल है PTV उसके साथ मुंसलिक हैं। मेरे साथ हैं रेहाम खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खान साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, यू डोंट लुक लाइक अ खान ना? अच्छा हाँ, वो टिपिकल खान भी होते हैं, लुक्स में लगती हैं आप। अच्छा अच्छा, लेकिन अदरवाइज नहीं, अपीयरेंस एंड वो अच्छा। थोड़ा आपका ग्लैमरस थी माशाल्लाह, एक अपीयरेंस है ना, अच्छा। स्टाइलिश नहीं, थी। पठान से वेरी ग्लैमरस। आप जरा नजर तो दोहराएं। इसमें तो कोई शक नहीं हमारे खान्स तो बड़े ग्लैमरस है, हैं। इसमें कोई शक नहीं है। स्पोर्ट्स से लेकर तो फिल्म इंडस्ट्री तक खान्स आर एवरीवेयर। इनफैक्ट जो भी ग्लैमरस हो जाता है साथ खान अटैच कर लेता है ना। तो आप कैसे लेती हैं अपनी खान ओरिजिन, और ये कुछ बताइएगा बैकग्राउंड के बारे में भी। मैं खान ओरिजिन इस तरह लेती हूँ कि मेरे वालिद साहब ने तो खान अपने नाम से ड्रॉप कर लिया था। ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। उनको ये जो क्या कहना चाहिए लिसानी और जो रीजनल डिफरेंसेस होते हैं उनके बड़े वो एलर्जिक थी। ही वॉज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग। तो उन्होंने कभी काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन और मेरी बड़ी एंग्लिसाइज बड़ी वेस्टर्न किस्म की अपब्रिंगिंग हुई। लेकिन जब जो मैंने खान डिस्कवर किया, ये अपने रूट्स को वो खुद डिस्कवर करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल घर में पाकिस्तानी खाना नहीं पकता था। अच्छा। तो मैंने कभी ये पराठा आलू गोश्त ये कभी नहीं देखा हुआ था। अच्छा। लेकिन ये कि अब मैं आए तो घर में क्या बनता था? ब्रेड एंड स्नैक्स और इस तरह रोस्ट चिकन और पोटैटोस। तो बड़ा एंग्लिसाइज मेरी वालदा बिल्कुल। वालदा पाकिस्तानी थी? वालदा पाकिस्तानी है जी। लेकिन घर में खाना और घर में कोई इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में थोड़ा सा परहेजी भी, क्योंकि वो वालिद साहब सर्जन थे तो खाना बड़ा बोरिंग किस्म का, डल किस्म का खाना हमें आदत थी। नमक, नो मिर्च, कोई लहसुन, कोई अदरक, कोई देसी तड़का नहीं उसमें। नो तड़का। अरे तो फिर जिंदगी में मसाला कहाँ से आता था? तो मसाला मैंने फिर खुद ढूंढ लिया है। फिर मैं वापस पाकिस्तान भी आ गई हूँ और मसाला भी ढूंढ लिया है। हाँ, ये क्या होता है? मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे वहाँ पर पैदा होते हैं ना, वो फिर अपने ओरिजिन को, अपनी रूट्स को ज्यादा अच्छी तरह ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं और ज्यादा अच्छी तरह से उनसे जुड़ते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो यहाँ पे उन तमाम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होते वो, बल्कि वो यहाँ से ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ले रहे होते हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हम कौन हैं, हम ये हैं। देखिए फ़रा, जब आप किसी चीज़ की भी कमी होती है ना, आपको तो उस चीज़ की कदर आ जाती है। जैसे एक दिन आपके पास अगर पानी नहीं होता तो दूसरे दिन आपको गर्म शावर भी नसीब होगा तो आप उसको वैल्यू करेंगे। और बाहर मुल्क मैंने तो ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजारी है। पैदाइश भी मेरी पाकिस्तान की नहीं है, तो मैंने बहन भाई भी बहुत कम देखे हैं, मुझसे काफ़ी बड़ी उम्र के हैं। कज़न्स नहीं देखे, नाना नानी दादा दादी नहीं देखे, मैंने एक्सटेंडेड फैमिली नहीं देखी। तो हमारी वो बाहर रह के एक आई सपोज रोमांटिक सा इमेज होता है कि जैसे वो इंडियन फिल्म नहीं, हम साथ साथ हैं। तो मुझे ये लगता था कि ये मेरा आइडियल कॉन्सेप्ट है कि 7-8 बच्चे हों और जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब यहाँ पे लोग मैंने देखा है कि उससे भागते हैं, लेकिन चूंकि मैंने देखा नहीं है, वो रौनकें नहीं देखी, तो मुझे आई क्रेव दैट। तो इनफैक्ट जब जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरे एक कज़न हैं, तो उन्होंने एक दिन बड़ी सीरियसली मुझे कहा कि हाँ, मैं आपके बारे में बड़ा कंसर्न हूँ क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा माएँ अडॉप्ट की हुई हैं। तो मैंने कहा कि वेल आई सपोज इट्स दैट सॉर्ट ऑफ वो कमी पूरी करने की वो महरूमी शायद रह गई है। और आइडेंटिटी क्राइसिस सच नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम मतलब
इंग्लैंड में भी जो लोग रहते हैं वो एशियन एरियाज में रहते हैं। ब्रैडफोर्ड हो गया, वेम्बली हो गया, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर। मैंने सारी उम्र वाइट डोमिनेटेड एरियाज में गुजारी, ठीक है। गोरों के साथ गुजारी, तो बिल्कुल एशियन इन्फ्लुएंस बहुत कम था। ठीक। जितना गोरे देसी खाना खाने के लिए सैटरडे संडे को जाते थे उतना ही था। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने बर्मिंघम में काम करना शुरू किया, और पहली बार मैंने देखा कि मसाइल तो मुझे पता थे, लेकिन हम लोग सैडली अपने लोगों से इतना प्रेजुडिस करते हैं। हम बात करते हैं ना रेसिज्म की, लेकिन हम अपने लोगों में हम ज़्यादा पहले किसी गोरे की निस्बत किसी को काला हम कहते हैं। हाँ जी। अपने स्किन टोन को हम नहीं देखते। तो जब मैं एशियन एरियाज में जाने की बात करती थी, क्योंकि जाहिर है मुझे फिर मसाले और ये जलेबी वगैरह खाने का शौक, तो एशियन फैमिलीज जो मतलब पढ़ी लिखी एशियन फैमिलीज थे वो हमेशा ज़रा कि ये तो मतलब एशियन एरिया, यहाँ क्यों जाएं, ये सोचे बगैर कि आप खुद भी तो एशियन हो। सो हम आपस में तफरीक ज्यादा करते हैं, हम एक दूसरे के साथ फर्क ज्यादा करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हम एहसास कमतरी के मारे हुए एहसास लोग हम कमतरी खुद हैं। का शिकार हैं, और ये भी कि जस्ट बिकॉज आप अगर ज्यादा बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं, हाँ जी। या आपके पास ज्यादा पैसा है, या आपकी नेशनैलिटी है हाँ, और यूएस की या क्लास ब्रिटिश। कॉन्शियसनेस है कि जी ये तो यहाँ से हैं पाकिस्तान में, तो हम तो यहाँ से नहीं हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा हमेशा तकलीफ देता था। और जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने बहुत डिप्राइव्ड एरियाज में काम करना शुरू किया। उस ज़माने में 9/11 के बाद गुआंटानामो बे बहुत बदनाम हेडलाइन ज़माना न्यूज़ एक, बन रहा था। मैंने एस्टन में, अगर लोग स्पेशली जो कि फुटबॉल देखते होंगे, एस्टन विला एक जगह है मैनचेस्टर में, एस्टन विला ग्रुप भी फुटबॉल क्लब भी है, वहाँ काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद स्पार्क हिल, ये जो बहुत एशियन और डिप्राइव्ड एरियाज हैं। सैडली ये जितने एरिया जहाँ मैं काम करती रही, कुछ इत्तफाकन वहाँ पे पुख्तून कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा पसमानदा रह गई है। मतलब इस अगर आप सिख कम्युनिटी से कंपेयर करें तो माली वजह क्या है आपके ख्याल में पसमानदा रहने वजह मेरा ख्याल है ये है कि एक तो वजह सिंपली ये है कि आपने देखा होगा जिस एज में आप पाकिस्तान से मूव करते हैं तो आप वही फैशन वहाँ सारी उम्र कैरी करते हैं। यहाँ पे फैशन अगर तब्दील भी हो जाता है, कमीज़ें लंबी हो गई हैं, आप 70s में गए तो आप 70s में स्टक होंगे। दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि जो लोग पहले यहाँ से गए हैं वो अगेन उसी तफरीक का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इज्जत नहीं दे सकते अपने लोगों को, तो वो बाहर एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उनको विल लुक डाउन अपॉन देम। तो हम कुछ अक्सर जो लोग हैं वो बड़े पसमानदा हालात में यहाँ थे, तो उनके लिए तो बेहतर लाइफ थी इकोनॉमिकली, बिल्कुल सही। वहाँ पे उनको रिलेटिवली फिर बेहतर एक माहौल मिला, इज्जत मिली, लेकिन पढ़ाई की, एजुकेशन की कमी थी। तो अगर आप देखें ना, अगर वालदा आपकी एजुकेटेड नहीं होंगी, आज मैं जो कुछ हूँ इस वजह से हूँ क्योंकि मेरी वालदा बहुत एजुकेटेड है। सही। कुरान शरीफ अगर पढ़ना हो और आप किसी ऐसे शख्स के पास भेजें जो कि से फॉर एग्जांपल बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, तो आप कहाँ शौक से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक एजुकेटेड और बड़ी ग्लैमरस माहौल में कोई पढ़ाएगा तो आप शौक से पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह जो वालदा पढ़ी लिखी होंगी और हर बात पे नजर रखी होंगी, समझ होगी, तो वो बच्चों को बड़े सीधी रास्ते पे रख सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, पठान फैमिलीज के साथ जैसे आपने खुद बताया, आप उसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो पठान उसके साथ थोड़ा सा हमें आता है सख्ती भी ज़्यादा, ज़रा पाबंदियाँ भी ज़्यादा, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो हैं वो इतनी आज़ादी भी नहीं, और आज़ादी निस्वा की जहाँ बात की जाती है वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप इतना प्रोएक्टिव और इतना एडवांस कि आपने काम करना शुरू किया, और दैट टू इन मीडिया, तो ये सब कैसे मुमकिन हो गया? देखिए, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि एक्चुअली ख़वातीन को किसी ने कंटेन, मर्दों ने नहीं कंटेन किया, ख़वातीन को ख़वातीन ने कंटेन किया है। ख़वातीन बहुत काफ़ी हैं, ख़वातीन ने तो आपकी अपनी माएँ, बहनें, सासें, कज़न्स, ख़वातीन ने मैंने 11 साल की उम्र में पहली दफ़ा मीडिया में काम किया। उस वक्त ज़ाहिर है बहुत छोटी थी तो तब एतराज़ नहीं किया गया, लेकिन जब टेलीविज़न पे आना शुरू किया तो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली को बड़ा सडनली ख्याल आया कि नहीं, ये तो लड़की है और ये तो बड़ी लगती है, और बंद कर दिया गया कि नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं होता। हालांकि मैंने कहा कि मेरे वालिद बहुत प्रोग्रेसिव, मेरी वालदा भी एजुकेटेड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब को एतराज़ नहीं था, वालदा घबरा गई। और मीडिया में मेरा आना एक मतलब एक मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं अपनी कुछ मर्जी से ज़िंदगी गुजारी है मैंने, चाहे गलत या सही, लेकिन अपनी मर्जी से गुजारी, और वो कॉन्फिडेंस मुझको मेरे वालिद साहब ने दिया था।
पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है कि खैबर पुख्तनख्वा से या पुख्तन कम्युनिटी में जो सख्ती है वो मर्दों की तरफ से नहीं, हमारा कल्चर जो पर्दे का कल्चर है वो आप देखेंगे कि लोग बात करते हैं ना कि जी बुर्का बड़ा एक बहुत बड़ा मसला है खैबर पुख्तनख्वा का। ये ख़वातीन की कुछ चॉइस भी है क्योंकि आपका ये दिस इज़ पार्ट ऑफ योर कल्चर, तो इतनी कोई खौफनाक बात भी नहीं है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि सब बुर्का पहने, लेकिन इतनी बड़ी बुराई नहीं है जितना कि वेस्ट इसको पिक्चर करता है। लेकिन बहुत बड़ी बुराइयां हैं। तो लेकिन ये जो है इसका ताल्लुक मेरा ख्याल है कि इट्स मोर कल्चरल और इट्स आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ख़वातीन पे सख्ती की जा रही है। अगर आज ख़वातीन को आज़ादी दे भी जाए तो बहुत कम लोग अपना चादर या अपना सतर पर्दा छोड़ेंगे क्योंकि आपके कल्चर का हिस्सा है। कल्चर का हिस्सा है और उसके साथ साथ ये इंश्योर करता है वो थोड़ा सा एक अब मैं जरा ब्लंट उसमें आपसे बात करने लगी, एक अच्छी खातून और बुरी खातून का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा मजहब भी उसको जब डिफरेंशिएट करने का कहता है तो पर्दे का हुक्म इसी मुनासबत से आया है कि आप ओढ़नियाँ डाल लें अपने ऊपर ताकि पहचान पड़े कि आप शरीफ खवातीन और आपको छेड़ा और तंग ना किया जाए। पर्दे की जो हिकमत है वो यही है। तो एक अच्छी खातून और बुरी खातून का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ पे बेस करता है। सो हाउ कम कि जब आप इतना उसको बिलीव भी करती हैं सारा कुछ, तो फिर आपने उसे अडॉप्ट नहीं किया, यू एक्चुअली फॉलोड एंटायरली डिफरेंट लाइन विच इज़ वेरी ग्लैमरस। क्योंकि बीबीसी में काम करते हैं आप तो आपको आउटफिट्स भी आपको वेस्टर्न सोसाइटी एंड कम्युनिटी के साथ चलना पड़ता है। तो I think people have to grow in a certain way also and to be honest मैं जितनी दफ़ा पाकिस्तान छुट्टी पे आई और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि very bluntly put पाकिस्तान या पाकिस्तानी कल्चर was never appealing क्योंकि मैंने इतना इस किस्म के हालात देखे हैं जहाँ के जो पाकिस्तानी कल्चर है वो कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देता था और मेरा ख्याल है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए सबसे बड़ी शायद ये सज़ा होती कि पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन एज यू ग्रो एंड लाइक आई सेड कि बड़ी वेस्टर्नाइज सॉर्ट ऑफ माइंडसेट और बहुत वेस्टर्नाइज्ड एटमॉस्फेयर। लेकिन वेस्टर्नाइज से मुराद ये कि देखें मेरा ख्याल है कल्चरल डिफरेंस है। पाकिस्तान में लोगों की जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे मुनाफकत का है। अगर आप चादर पहन के और दरवाज़ा बंद करके उस किस्म के काम करेंगे जो गोरे कभी ना करें तो आई वुड मच रादर कि कोई स्कर्ट पहन के बाहर, कम से कम एवरीबडी नोज कि ये कौन है। तो हाथ में आपके तस्बीह हो और दरवाज़ा बंद करके आप ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो, 15 खवातीन आपने कमरे में बंद की हों, आप लोगों के शादीशुदा घराने तबाह कर रहे हो, आप ये देखेंगे कि कम से कम वेस्टर्न कल्चर में ये नहीं होता। अगर आपको पता चलता है कि कोई शादीशुदा है तो कोई उसके तरफ नजर भी उठा के नहीं देखता। लेकिन कल्चर का फर्क है। जैसे चादर यहाँ पे अगर गर्लफ्रेंड भी रखते हैं, ऐसा तो एक खातून अगर है तो वो उसके साथ लॉयल्टी है। यहाँ पर तो 75 खवातीन के साथ रिलेशन रखे हुए हैं कि लॉयल्टी हो, लेकिन अगर पता चल जाए कि कोई इस तरह कर रहा है तो उसको बड़ी लानत मलामत की जाती है। यहाँ हम बड़े दिलेरी से कहते हैं कि जी 4 मेरी बीवियां हैं और 4 मेरी ये एक आपका स्टेटस सिंबल बन गया। और मोरालिटी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस की जाती है। बाहर मुल्कों में हिपोक्रेसी नहीं है, मुनाफकत नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो सबके सामने खुल्लम खुल्ला कर रहे हो। सो ये बात कहना कि मैं अपने कल्चर को अब मैंने डिस्कवर भी किया है, समझा भी है, मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ। और हर एक इंसान को देखें, अगर आज आप इस्लाम कबूल करें किसी मर्द की खातिर, उसे शादी करने की खातिर, ठीक है, जो कि बहुत कॉमनली होता है, या आप इस्लाम कबूल करें वोटों की खातिर, या आप इस्लाम कबूल करें क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो मुझे उस शख्स की मेरे नज़र में इज्जत नहीं है। लेकिन अगर आप दिल से, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नाम होना या मुसलमान घराने में पैदा होना डज नॉट गारंटी कि आप मोमिन हैं। और इसी तरह किसी और पे नुक्ताचीनी करना, तो इससे पहले पाकिस्तान में ये बहुत होता है कि मैंने देखा है कि लोग नमाज की सफ़ों में देख रहे होते हैं कि कौन क़याम में खड़ा है और उसका हाथ कहाँ बांधा हुआ है। हालांकि आपका तो कन्वर्सेशन होनी चाहिए अल्लाह से, तो आप क्यों नोटिस कर रहे हैं कि किसने अंगूठा कहाँ रखा, किसने उंगली किस तरह उठाई? ऐसा होता है। मैंने सुना है लोगों ने नमाज के बाद कहा कि एक्चुअली आपने हाथ यहाँ पे रखा हुआ था, तो आप क्यों देख रहे थे? आप मस्जिद में हैं, आप क्यों देख रहे हैं बराबर में या सामने कि कौन किस तरह? तो मेरा ख्याल है ये अब आपने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है, नाउ यू आर ओके विद दिस? नहीं, मैं मुनाफिकत कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, लेकिन अच्छी चीजें एक्सेप्ट करने वाली हैं। अगर अल्लाह की तरफ से आप पे मेहरबानी हो और आप डिस्कवर करें कि देयर इज अ बेटर लाइफ, तो वो आई थिंक इट्स वेरी इंडिविजुअल। किसी के कहने से आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते हो, ये अंदर से होता है। जिंदगी में ऐसे हालात बनते हैं, जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान आऊंगी। Then what motivated you actually?
व्हाट वाज वो कोई अच्छा मतलब यहाँ पे आपको लगा करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी? नहीं, मैं पर्सनल रीजंस के लिए आई थी, किसी एक शख्स की मदद के लिए आई थी। उनको अब मेरी मदद की इतनी ज़रूरत नहीं है। कुछ फैमिली रीजंस थे, उनकी वजह से मैं मूव की पाकिस्तान। और साथ ही में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत कम अरसे में बहुत जल्दी मुझे जो सक्सेस मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल BBC में लोग बड़े साल कोशिश करते हैं। आई वॉज हेड हंटेड, मुझे खुद जॉब ऑफ़र की गई, अपनी पसंद की जगह पे जॉब ऑफ़र की गई। और जब मैंने रिज़ाइन किया तो सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट की पोजीशन से रिज़ाइन किया, हालांकि लोगों को साल लग जाते हैं। तो ये मेरी मेहनत की वजह से नहीं हुआ, ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरी एबिलिटी की वजह से हुआ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा केपेबल कॉम्पिटेंट लोग हैं। मुझे ऐसे लगा कि इतनी मुश्किलात से जब अल्लाह ने निकाला है तो यही है कि अल्लाह ने निकाला, मैंने नहीं किया। और मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी खुदा की तरफ से हुई है कि उसके बाद ना एक्सेप्ट करना और उसको शेयर ना करना। तो जब मैं पाकिस्तान मूव हुई तो मुझे ये लगा कि मैं ज़िंदगी की ऐसी स्टेज में हूँ जहाँ मुझे ना पैसे की ज़रूरत है, ना मेरी कोई जिम्मेदारियाँ हैं। तो इस वक्त अगर मैं किसी के लिए और कुछ कर सकती हूँ तो मेरा उसमें नुकसान नहीं, बल्कि मेरी इन अ वे एक बड़े ज़बरदस्त वॉलेटाइल रीजन में एज अ जर्नलिस्ट आप आ रहे हो, आप इससे बेहतर पाकिस्तान से बेहतर न्यूज़ वर्दी एनवायरनमेंट वॉलंटियर किया था कि आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आई हेल्प्ड आउट, मैंने बड़ी नेक नियति से मूव किया। लेकिन देखें, मैंने ये भी डिस्कवर किया है कि हम प्लान्स बनाते हैं, लेकिन अल्लाह का जो प्लान होता है वो हमारे प्लान से बहुत बड़ा होता है। Man proposes, God disposes. Absolutely. Sometimes But we it's have a to better design. submit. It's a better design. It's much better than our plan, and that's what I've discovered. So यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, काफी देर से ब्रेक ड्यू है, सो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब, मेरे साथ है रेहाम खान, उनसे हमारी गपशप और मुलाकात। अच्छा रेहाम, पिछली बातों को छोड़ते हुए आजकल की बातों पे आते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी हिट है आप, हाँ, बड़ी आपकी वीडियो चल रही है, इतना अच्छा डांस, सालसा, कमाल किस्म का, आपने तो इम्प्रेस कर दिया। बात यही मसला है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, मेरा ख्याल है कि इतने अरसे से हम क्यों 68 ईयर्स में 68 साल में हम नहीं सॉल्व कर सके, बिकॉज़ हम और बहुत मामलों में उलझे हुए रहते हैं। और अगर और मामलों में आप उलझाए रखेंगे लोगों को, तो जो लोग काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, आप उनके भी रास्ते में रुकावट डाल देंगे और आप खुद जो आपकी नाअहलियाँ हैं वो भी छुपा लेंगे। तो ये डू यू रिग्रेट इट? मतलब एक पास्ट होता है जिसमें इंसान करता है सारा कुछ, लेकिन देखिए, आपने शुरू में बात की कल्चर की, ठीक है, एक कल्चर यहाँ का है, एक कल्चर वहाँ का है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में एक कल्चर ये है कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों को पाकिस्तान में ये शायद मालूम ना होगा कि वहाँ पे लेडी का जो एक कॉन्सेप्ट है, इस बात को बड़ा बुरा समझा जाता है कि आप ट्राउजर्स पहने, पुरानी क्योंकि उनकी एक जहनियत है कि अ वुमन शुड लुक लाइक अ वुमन, एंड ये बड़ी पुरानी गोरों की एक मेंटालिटी है कि हमारी ऑडियंस वहाँ पे जो साउथ की ऑडियंस थी, द फर्स्ट थिंग वी वर टोल्ड वाज कि लेडी शुड लुक लाइक अ लेडी, नॉट लाइक अ मैन। तो ये फ़र्क होना चाहिए। अब ये उनका कल्चर है, दैट्स फाइन। And to be honest, like I said, I never thought that I'd come back to Pakistan. I never thought I'd have any contact with Pakistanis, purely because मेरे personal experiences पाकिस्तान और पाकिस्तानीज़ के साथ प्लेजेंट नहीं थे, बहुत अनप्लेजेंट रहे। पर ऑफ कोर्स व्हेन यू वेरी यंग और जब आप चीज़ों को नहीं समझते तो आप बड़ी इजीली अफेक्ट हो जाते हो। लेकिन लाइफ हैज़ इट्स कोर्स। फिर मैं जब पाकिस्तान आई हूँ, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए पाकिस्तान आई थी, बड़े शौक़ से पाकिस्तान मूव किया, एक परमानेंट फुल टाइम करियर को रिज़ाइन करके इस्तीफ़ा दे के आई, और आंखों में आंसू थे उनके, क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू लूज़ मी। बहुत अच्छा मैंने ऑडियंस, बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे वक्त गुजारा। अच्छा, लेकिन ये तो आप सब पीछे छोड़ आई थी, लेकिन जब अचानक पॉपअप कैसे हुआ है सब कुछ? ये आपने डाली हैं वीडियोस, ये कहाँ से आई हैं? मैंने आपको बताया कि लोग, मेरा ख्याल है कि जब आप देखें, जब भी आप सक्सेसफुल होते हैं
तो लोग आपकी सक्सेस को रोकना चाहते हैं। कुछ ऐसे एजेंडाज हैं पाकिस्तान में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिनको रोकने की ज़रूरत है, जिनमें लोगों आई को डोंट थिंक educate- एजेंसीज काम कर रही होंगी इस पे कि आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा कि एजेंसीज आपको नहीं, ये देख तो रही एजेंसीज हैं। इज सच अ ब्रॉड टर्म, Then- एजेंसी इज सच अ ब्रॉड टर्म, लेकिन देयर आर फोर्सेस जो कि मेरा ख्याल है कि बट पर्टिकुलरली पाकिस्तान में इट्स वेरी इजी। देखिए ना, अगर आप कहीं से भी अगर आपको कोई खरीद नहीं सका, अगर आपको कोई लिफाफा नहीं दे सका, या आपको अपने एजेंडे पे कोई काम नहीं करा सका, तो फिर अगर बीइंग वुमन, खातून, पाकिस्तान में सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि आप उसके बारे में कोई स्कैंडल शुरू कर दें या किसी तरीके से उसको मैंने ITPs के लिए अब 1 महीना जो काम किया है, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को शायद ना अच्छा लगा हो। लोगों की पर्सनल भी होते हैं, लोगों के बीइंग अ वुमन you're a target, so it's easy कि लोग आपसे हसद करें और जेलसी रखें और फिर आपके रास्ते में रुकावटें डालें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने जिस चीज़ से मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट करती हूँ, इसी क्योंकि मैंने मुनाफिकत की बात की, मैंने ये भी बात कही आपको कि लोग हैं जो आपके रास्ते में वो कौन लोग हैं? इस रुकावट professional डालेंगे। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी मैटर करता है कि आप उसको कैसे डील करें। खुशकिस्मती मेरी ये अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जिस पाकिस्तान से मैं खौफज़दा थी, या जिन पाकिस्तानी कल्चर का मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल से मैं एडजस्ट करूँगी, उस पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने मुझे दिल से लगाया है। And I एक say चीज that- छोटी सी, हम आजकल वो मुख्तलिफ डिस्कशन सुन रहे होते हैं, 62-63 का बड़ा जिक्र सुनते हैं। हम समझते हैं कि सियासतदान हमारे जो है ना वो दूध के धुले होने चाहिए, उनके ऊपर कोई आप नहीं समझते कि मतलब मोरालिटी या फिर एथिकल या कल्चरल वैल्यूज कह लें आप उसे, जिस तरह से डिफाइन करती है हमारी सोसाइटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी, फॉर समबडी हू सिटिंग ऑन स्क्रीन, फॉर समबडी हू इन पॉलिटिक्स, समबडी हू इज प्रैक्टिसिंग इन मेडिसिन, कहीं भी कोई काम कर रहा है जो कल्चरल या सोशल या रिलीजियस वैल्यूज हैं, शुड बी देयर। तो आप जब इस तरह से देखती हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में देखती हैं मेरा ख्याल है इन मसला- वीडियोस को, अपने उसको, तो मसला- हाउ यू फील अबाउट इट? आई थिंक कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इंसान अगर फॉर एग्जांपल फ़रा आ रही है मेरे लिए जॉब करने के लिए, काम करने के लिए आ रही है, और अगर वो काम पे किसी नाजेबा हालत में आए, किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आए और वो काम ना निभा सके, तो आई थिंक मैं उसको तनकीद का निशाना बना सकती हूँ। ठीक है कि अगर आप मिनिस्टर हैं या आप जज हैं या आप एंकर हैं और आप अपना काम नहीं कर रहे, तो आई हैव अ राइट। वरना फ़रा के ऊपर शायद उसके घर वालों ही का हक है, उन लोगों का शायद हक है जिनको उसने वो हक दिया हुआ है। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, ना एवरीथिंग दैट आई एम, उसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, एक पैसे का भी अमल दखल नहीं है, एक दिन की भी मदद का अमल दखल नहीं है, तो वो हक मैंने किसी को दिया नहीं है। अगर मैं किसी की बीवी, भाभी या सास हूँ तो शायद वो कह सकें, लेकिन मैंने ये हक दिया नहीं किसी को कि वो मुझे क्वेश्चन कर सकें। दूसरा ये कि लाइक आई सेड कि अगर आप 2006-2007 से उठा के किसी को ले लें कोई बात और उसको क्रिटिसाइज करें, यही वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज और कुछ लोग जो कि यहाँ अपनी ज़िंदगी डिवोट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं अगर डिवोट करना चाह रही हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान को अपना टाइम डिवोट करना चाह रही हूँ, सैक्रिफाइस करके मैं आई हूँ। मैंने पर्सनल सैक्रिफाइस काफ़ी दी हैं फाइनेंशियल के अलावा, लेकिन कुछ पर्सनल सैक्रिफाइस दे के मैं आई हूँ, एंड आई कंटिन्यू टू डू दैट। मेरा ख्याल था मैं 6 महीने के लिए आऊँगी, यहाँ पे मुझे इतना प्यार मिला है, इतनी मोहब्बत मिली है कि मैं जा नहीं सकी। उसके बाद लास्ट ईयर मेरा एक बहुत बड़ा सीरियस नियर फेटल क्रैश हुआ, और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझसे लोग कितना प्यार करते हैं, मुझसे कितनी इज्जत करते हैं। अभी मैंने एक इंस्टीट्यूशन में रिज़ाइन किया है, और जो लोग जिनका मैं नाम भी नहीं जानती, जहाँ कहीं मुझे रास्ते में मिलते हैं, वो कहते हैं मैडम आप क्यों छोड़ के चली गई, सही, एंड आई फील गिल्टी। और अभी मैं बात अब करती हूँ कि रेटिंग्स भी बड़ी जबरदस्त थी। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट इज द सीक्रेट? क्या चीज सीक्रेट मैंने आपको कहा है कि ये अल्लाह की मेहरबानी है, बिल्कुल व्हाट अल्लाह इज की मेहरबानी है। इम्पोर्टेंट आपके ख्याल में पॉलिटिकल प्रोग्राम? इज इट कंटेंट पे लोग देखते हैं, गेस्ट बैठे हों लोग देखते हैं, या होस्ट एंकर को लोग देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल प्रोग्राम की बात, formula- मॉर्निंग शो तो लेबल्ड है ना, खैर के खवातीन करंट ग्लैमरस अफेयर्स में एक फार्मूला पाकिस्तान में चलता आया है बहुत अरसे से कि आप 3 गेस्ट बुला लें, मेक श्योर कि वो आपस में लड़ झगड़ जाएं, और कंटेंट पे कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। ये तवज्जो दी गई है कि येलो जर्नलिज्म कि कोई ऐसी बात कर लें जो कि मसालेदार हो और लोग उस पर फोकस करें। पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज़ हैं उन पे आप फोकस कर ही नहीं सकते। कुछ ये सुस्ती है कि सारा दिन आपको पढ़ना पड़े या रिसर्च करना पड़े, और कुछ पैसे की बचत है कि जल्दी से छोटे बजट पे 3 बंदे बिठा दिए, कोई एफर्ट भी नहीं है, बचत भी होगी। मैंने वो नहीं फॉर्मूला फॉलो किया,
लाइक सर की ज़िंदगी मैंने अपने असूलों पे जी है, किसी के खौफ में नहीं जी। जब मुझे जो दिल चाहा है, जब दिल से मैंने कुछ करना चाहा है वो किया है। पाकिस्तान जब मैं आई तो लोगों ने मुझे कहा फॉर्मूला फॉलो करें, मैंने फॉर्मूला रेजिस्ट किया और फॉर्मूला रेजिस्ट किया और लोगों ने वो पसंद किया। हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, हमारे गेस्ट वो नहीं रहे जो कि बाकी शोज पे आते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सब कुछ आपने उस पर काम किया। मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा कमर्शियल ब्रेक्स के लिए रुकना, सो सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब रिहाम खान आज मेरे साथ हैं। कैसा लगा रिहाम यहाँ पे पॉलिटिकल पावरफुल लोगों के साथ इंटरेक्शन, एक खातून का, एक खूबसूरत खातून का? डिपेंड करता है आप इंटरेक्शन कितना रखें। मेरा असूल ये है कि ना मैं इंटरव्यू से पहले ना इंटरव्यू से बाद, अक्सर लोग जिनको मैं नहीं पहचानती पहली दफ़ा अगर मुलाकात हो रही हो तो मैंने वो भी फॉर्मूला फॉलो नहीं किया कि उठना बैठना नेटवर्किंग करना। पीआर मैंने नहीं रखी। काफ़ी दफ़ा मुझे ओनर्स ने कहा भी कि आप में ये मसला है कि आप पीआर नहीं रखती। अच्छा, पीआर तो नहीं रखी, प्यार की है? पीआर के काबिल कोई है नहीं पाकिस्तान में। आई एम सॉरी, पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। मसला फिर वो ये एक थोड़ा सा, क्योंकि जितना भी आप बाहर मुल्क में रहें आप समहाउ अट्रैक्शन आपको पाकिस्तानी लोगों के साथ होती है। शायद ये रंग आपको पसंद हो। कॉन्फ्लिक्ट है, आप पाकिस्तान में प्यार के काबिल भी नहीं और करना भी पाकिस्तान नहीं। मसला सिर्फ ये है कि एक तो प्यार का टाइम नहीं मिला मुझे, मुझ पे जिम्मेदारियां बहुत है रिहाम कि आपने शादी भी नहीं करनी और प्यार भी नहीं करना। नहीं, शादी देखिए मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तानी मर्द से शादी करना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है, और अगर पाकिस्तानी नहीं होगा तो गैर मुस्लिम से करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो मेरे लिए बड़ा डायलेमा है। सो दैट्स अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि पाकिस्तानी मर्द, मैं कुछ इतने ज्यादा यहाँ पे मर्द है, आई वांट टू गेट आउट एज वेल, और बाहर भी बहुत मर्द हैं। बाहर भी बहुत मर्द है, लेकिन मैंने ऐसी कोई ऐसा फीचर पाकिस्तानी मर्दों में नहीं देखा कि अभी तक जो कि मुझे इम्प्रेस कर सके। बिकॉज अगेन हमारा कल्चर जो मुझे चैलेंज सारे पाकिस्तानी मर्दों के लिए है। द रीज़न इज़ बिकॉज मुझे जो पाकिस्तानी सकाफत और जो पाकिस्तानी मर्दों के बारे में जो बताया गया था, जो हमारे कल्चर के बारे में बताया गया था, वो वैल्यूज़, मतलब आप मुझसे बैठ के क्वेश्चन कर रही हैं, आज सारी दुनिया अगर क्वेश्चन कर रही है मुझसे इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि मैं खातून हूँ, लेकिन मर्दों से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि हमारी सकाफत का जो एक डिफाइनिंग फीचर मर्दों के बारे में था वो ये कि एक स्ट्रॉन्ग मर्द हो जो कि आपको डिफेंड भी कर सके, आपके साथ भी खड़ा रहे। वो सैडली शायद मैं इतने लोगों से मिली नहीं, मुझे वो दिखाई नहीं दिया। ना मुझे वो सिंसेरिटी दिखाई दी है, ना मुझे वो शराफत दिखाई दी है, ना मुझे वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। आई डू थिंक कि आज मुझे किसी के साथ खड़ा होना पड़े और मैं अगर किसी के को डिफेंड करना पड़े, चाहे वो मर्द है या औरत, दोस्त है या फैमिली मेम्बर, मैं आई वुड। ठीक है, लेकिन वो मर्द कहाँ से आए जो कि मर्द हो? सो आई हैव नॉट सीन इट येट, you know, but life is full of surprises. मैं पाकिस्तान भी आ गई हूँ। हाँ, तो और भी बड़ा कुछ you never know, कल शायद मैं कंबोडिया में हूँ, you know। अच्छा, हाँ, अगर प्यार की कमी हो गई पाकिस्तान में, लेकिन life is full of surprises। एक छोटा सा, इसका बहुत छोटा सा जवाब लेते हैं। लोग जाते हैं निजी चैनल से, स्टेट चैनल से निजी चैनल की तरफ कि जी ये जर्नी, आप कंटेंट की आज़ादी को छोड़ के तो स्टेट कंट्रोल चैनल के ये कैसा दस्तूर है, जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी, तो क्या करेंगे आप? नहीं, मसला ये है कि मैंने हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मैं इंग्लैंड को छोड़ के, एक जहाँ मैं कंफर्टेबल हो गई थी वो छोड़ के मैं एक ऐसे जोन में आई जहाँ यू नो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। तो मुझे ना स्टार बनना है, ना मैंने पैसे कमाने हैं। स्टेट टेलीविजन सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्टेट टेलीविजन की जो आउटरीच है वो हमारे देहातों तक जाती है। ठीक है, अभी भी सालसा करती है? सालसा मैंने एक्चुअली मुझे आता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ब्यूटीफुल डांस अभी करती हैं? अब सालसा आई डोंट नो हाउ टू सालसा, आई हैव नेवर एक्चुअली लर्नड। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू रिहाम, इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। जी जनाब, यकीन आपने एंजॉय किया होगा इस इंटरव्यू को। इसको रन करने का मकसद ये था कि बहुत सारी जगहों पे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में चलाया गया और उसकी वजह से बहुत सारी बातें जो जिस कॉन्टेक्स्ट में थी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाज मिसिंग, और इसकी वजह से इसका मतलब और मफहूम जो है बिल्कुल फ़र्क लगा। अगेन अप्रिशिएटिंग
कि मीडिया की कोई खातून जो है, सियासतदान किसी की ज़िंदगी में इस तरह से कि उसे अनाउंस, डिक्लेयर्ड, ओपनली तस्लीम करना एक बहुत अच्छा स्टेप है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे लीडर की तरफ से जो एक क्लेम भी करें कि वो ख़वातीन, उनकी मेजर मेजॉरिटी जो है फ़ैन ग्रुप में है, और वो उसको एक्नॉलेज भी करें कि ख़वातीन को राइट्स मिलने चाहिए और उनको एहतराम मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव एक स्टेप है, और हम इसे पॉजिटिव के तौर पर ही देखेंगे। और ख़ास तौर पर बीइंग फ्रॉम मीडिया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है कि हमारी मीडिया की कोई खातून फाइनली उसको इस हद दर्जे अप्रिशिएट किया जाए कि उसको ज़िंदगी में इज़्ज़त और एहतराम के साथ शामिल किया जाए। सो अल्लाह करे कि ये रिवाइट जो है ये सिर्फ किसी एक खातून के लिए नहीं, बहुत सारी और हमारी मुल्क की जो ख़वातीन हैं उन सब के लिए हो, और वो सब अपनी ज़िंदगियों में, ख़ास तौर पर रेहाम खान जो है, उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खूबसूरतियाँ और जिस तरह की उन्होंने बातें शेयर की, कोई जानता था कि वो जो बातें कह रही हैं वो उनको मिल जाएगा उस तरह से। साहिबिश को उनकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी, जो उनके अंदर की है। सो इस फरखान साहब मुलाकात, जैसे मैं आपकी कह रही थी कि मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी डॉक्टर साहब से, जो कि हमें फूड टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएंगे, ब्लड ग्रुप डाइट्स के, कि क्या कुछ हमने खाना है, कैसे खाना है, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप के लोग जो हैं उनको सूट करेंगी। PhD इन्होंने किया हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में, और ख़ुद जो हैं ये डायरेक्टर हैं आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से एफिलिएटेड हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सरफराज, प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कोई मिथ नया नहीं है कि कोई ब्लड ग्रुप डाइट होती है। बहुत सारे लोगों के बारे में हमने सुना कि उन्होंने इस पे काम किया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट भी किया गया बहुत दफ़ा कि ये कोई, इसमें कोई इतनी हकीकत नहीं है, और ये कोई इतना कोई बड़ी साइंस नहीं है, और ये कोई बहुत सही चीज़ नहीं है। तो आप इसको कैसे लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी बात नहीं है कि जैसे आपने कहा कि मिथ नहीं है, दुनिया में भी इसमें बहुत सारे इंग्लिश डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं मिसाल दूंगा पीटर डी एडेमो की और डॉक्टर लैम की, जिनकी हाँ। मिलियंस ऑफ जो बुक्स हैं इसके ऊपर जो तैयार होके, और वो अमेरिका में और दूसरी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें वो पढ़ रहे हैं उसको, और उससे खातर फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी मज़े की बात यह है, जब मुझे ये पता चला तो मैंने भी इनके जो चार्ट्स हैं डाइट के वो डाउनलोड करके देखा, लेकिन उसमें मैंने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं और उनको ज़्यादा बेहतर किया है। और पता ये चला है कि जो दुनिया में डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मुख्तलिफ है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स हैं दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से पाए जाते हैं। अच्छा। कि जो किसी में ए है, किसी में ओ ज़्यादा है, किसी में बी ज़्यादा है, यानी किसी कौम में, किसी इलाके में, किसी खित्ते में बी ग्रुप ज़्यादा है, किसी में ए ज़्यादा है, किसी में ओ ज़्यादा है। आपके कहने का मतलब मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि चंद मखसूस कौम जो है वो किसी एक कौम या किसी एक कबीले में एक खास टाइप का ब्लड ग्रुप जो है वो पाया जाता है। वो पाया। तो जैसे पीटर डी एडेमो ने भी रिपोर्ट किया है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ MBBS डॉक्टर्स थे जिसमें गुजरात के अंदर एक हॉस्पिटल में उन्होंने रिसर्च की, तो दे फाउंड दैट कि ये जो पाकिस्तान है और जो हिमालयन रीजन है जिसको हम बरे सगीर पाक हिंद कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है वो बी है। तो इसमें बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। इसमें अभी हमें तो इतना ख़ास कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा है और दुनिया में ये कहीं नहीं है। अरे किस चीज़ पे बेस्ड करती है आपकी ये रिसर्च, और ये क्या प्रॉपर कोई रिसर्च है या फिर ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं कि क्या चीज़ है? ऐसा नहीं है मैडम कि जो रिसर्च होती है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये बेस करती है एविडेंस पे और उसकी फ्रीक्वेंट सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स पे बेस करती है। जब आप कोई भी ऑब्जर्वेशन माशरे में लेते हैं तो आपकी एक पॉपुलेशन होती है, जब उस पर स्टडीज़ करते हैं तो सेम रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं। तो आपने ये स्टडी जो है कितने लोगों पर की और क्या रिजल्ट्स आपके एक जैसे थे, मुतमईन थे आप? जी, हमने चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी भी नई है और मैं चूँकि फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो इसमें मेरा कोई ब्लड ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं उनकी टेस्टिंग करूं। लेकिन जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, हमारे 10 जगह पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है मुल्क में, यूनिवर्सिटियों में, तो उसमें जो लोग रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ बेस करते हैं डाइट को, तो लेकिन मैंने ये देखा कि ये एक वेरी गुड बायो मार्कर है। अच्छा। जिसमें जो हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर जो वेरिएबिलिटीज़ हैं, चेंजेस हैं, वो बहुत कम आती हैं। तो लेकिन अगर हम रैंडमली
कोई पॉपुलेशन ले लें, 1000 ले लें, उसमें हम ये देखें ना कि कितने लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, तो उसमें जो डोमिनेंट होगा तो उसके रिजल्ट जो हैं उसी की तरफ खींचे चले जाएंगे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप खुराक या दवा किसी भी शख्स को अगर दे रहे हैं तो फ़र्क किससे पड़ता है कि वो किस ब्लड ग्रुप के शख्स को दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप के लोगों के ऊपर वही एक ही खुराक जो है मुख्तलिफ तरह से असर करती है। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि फूड टेक्नोलॉजी आपने PhD कहाँ से की है और ये फूड टेक्नोलॉजी जो है ये क्या फील्ड होती है? ये फूड टेक्नोलॉजी है, ये ग़िज़ा की जो तमाम मराहल हैं, जैसे उसको धोना, काटना, उसको प्रिजर्व करना, उसकी प्रोडक्ट्स बनाना और उसको फिर मार्केट करना लोगों के जो है ना बेनिफिट के लिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी मैं इसकी डेफिनेशन में चेंज करूँ, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस कोई जो फूड प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका फ़ायदा तभी हो सकता है कि जो जिसने वो खानी है वो प्रॉपरली उस चीज़ को खाए। अगर वो फूड प्रोसेसिंग भी हुई, उस पर पैसे खर्च किए और चीज़ बन भी गई, लेकिन एक गलत आपने चीज़ खा ली तो आप बीमार हो जाएंगे उल्टा पैसे खर्च के भी। तो ये मैं इसकी डेफिनेशन में भी चेंज करना चाह रहा हूँ कि ये इसकी फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग के अलावा इट शुड बी कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, ठीक तो ये मैं सजेस्ट करूँगा, इस पर मैं काम करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन करूँगा, फिर इंटरनेशनल इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश। अच्छा, आपने कोई अपना पिरामिड भी, फूड पिरामिड भी बनाया है? कि ये जो डाइट पिरामिड है जिसमें दूसरा वो डिज़ाइन नज़र आ रहा है उसमें के तो जहाँ ये है, इसमें 4 फेसेस हैं। ये सामने वाला फेस जो है इसको हमने देखें डिवाइड किया है, 4 लेफ्ट में, 4 राइट में, और इसके ऊपर जो सामने फेस नज़र आ रहा है वो इसके नर्वस टिश्यूज़ हैं। ये ए ग्रुप का जो फेस है। तो जो भी ए ग्रुप के लोग होंगे उनका जो है ना ये सेंट्रल ब्रेन जो है ये इसका टारगेट है। मेरा वो है जैसे, तो मेरा जो हार्ट है तो ये बड़ा रेजिस्टेंट है टू हार्ट अटैक। अच्छा, अब हमें इस तरह से समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स को भी समझने में मुश्किल हो रही होगी। तो हम एक इसको आसान करने के लिए मैं कुछ आपसे सवाल करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके जवाब जो हैं वो आप मुझे उस तरह से देते जाए कि आप मतवाजन ग़िज़ा का जो एक तस्वुर एग्जिस्ट करता है आप उसे झुटला रहे हैं। आपके ख्याल में मतवाजन ग़िज़ा फ़र्क होगी हर एक शख्स के ब्लड ग्रुप के हिसाब से? बिल्कुल। अच्छा, तो हर एक शख्स को अब अपने ब्लड ग्रुप का पता होना जरूरी है ताकि उसे पता हो कि उसे क्या मुवाफिक है और क्या गैर मुवाफिक है। ये मुवाफिक और गैर मुवाफिक का कॉन्सेप्ट तो हमारी तिब में एग्जिस्ट करता है। ये ग्रीक मेडिसिन इसका नाम है। अच्छा, जिसे हम यूनानी तिब यहाँ पर उर्दू में कहते हैं, ग्रीक मेडिसिन कहते हैं। तो आप एक तरह से हकीमी जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर इस उसमें आ रहे हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो हकीमी जो है इसको बहुत गलत कर दिया है। हालांकि मैं एक PhD स्कॉलर हूँ तो मैंने इसको बड़ा साइंटिफिकली पढ़ा है। ठीक है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि विकीपीडिया जो फ्री है इसका ब्लॉग है तो उसमें लिखा कि ये जो ग्रीक मेडिसिन हैं इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। लेकिन मेरा यही काम है कि मैं इनको साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूँ और बड़े हम हैरान हैं कि ये जितना ज़्यादा ये साइंटिफिक है उतना जो है ना मॉडर्न मेडिसिन भी नहीं है, उतना मॉडर्न मेडिसिन भी नहीं है। अब देखें कि हमने ये जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं इनका सबसे पहले हमने टिश्यूज़ डिफरेंट हैं, तो जो इनकी जो बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन है वो सबकी एक जैसी कैसे हो सकती है? आपके कहने का मतलब है कि हर मुख्तलिफ जो खून ग्रुप का ग्रुप है उसका टिश्यू डिफरेंट है, कीमियाई जो अज्जा है वो फर्क है, मुख्तलिफ, उसका टिश्यू डिफरेंट है। मसलन मैं हूँ ओ ग्रुप हूँ, मेरे जो मस्कुलर टिश्यू है, आपका बी ग्रुप है, आपके एपिथेलियल टिश्यू है, जो ए ग्रुप है उसके नर्वस टिश्यूज हैं, ए बी ग्रुप है उसके कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, ये टिश्यूज का क्या मतलब हुआ? ये टिश्यूज हैं जो भी हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो ग़िज़ा का मतलब ये है कि बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और उसके जो मिनरल वाइटामिन रिक्वायर्ड हैं फॉर वर्क वो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो जब हमें हमारे मुख्तलिफ खून के ग्रुप भी मुख्तलिफ हैं तो एक डाइट सबको सूटेबल नहीं होती। अच्छा, जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो बी ग्रुप है, की है। तो फिर बी ग्रुप को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, ये जो बहुत एक हाई क्लाइमेटिक कंडीशन का ये इलाका है और ये बी ग्रुप है सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, ये 37% जो है वो है। अच्छा। तो इसके बाद जो सेकंड ब्लड ग्रुप है वो 34% के करीब वो ओ ग्रुप है। इसके बाद जो ए और ए बी हैं ये बहुत माइनर क्वांटिटीज़ में, लेकिन जितना भी सेंट्रल यूरोप है उसमें ए और ए बी ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो हमें जो है हमारी रिसर्च है वो बी ग्रुप के मुताबिक होनी चाहिए। हमारी जो मेडिसिन क्या है, मतलब बी ग्रुप जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वो क्या खाए? ये इनके लिए इनका जो सेंट्रल टारगेट ऑर्गन है वो लिवर है। अच्छा। तो इनको जितने भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो होती हैं, इनको जॉन्डिस हो जाएगा, इनका हेपेटाइटिस होगा, ये डेंगू भी मैंने देखा है कि इनको ये ज़्यादा होता है। तो इनको ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इनका लिवर जो है वो अफेक्ट कर जाता है, या तो एनलार्जमेंट होती है या फिर वो सिकुड़ जाता है। तो इस तरह इनके किडनीज के प्रॉब्लम होते रहते हैं, तो हेपेटाइटिस इनको हो जाता है। तो अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, हम
ये जब वो कहते हैं मुंह से कि भी मुझे हेपेटाइटिस होगा तो हम ये प्रज्यूम कर लेते हैं कि इसका बी ग्रुप है, अनटिल एंड अनलेस वी डू नॉट कंफर्म बाय द टेस्ट। तो इनको जो डाइट है इनका, चूंकि जो खून का ग्रुप है वो उसमें खून गाढ़ा हो जाता है और उसमें जिसको हम कहते हैं येलो बाइल, तो येलो बाइल इनमें अकोमोडेट हो जाता है। उसको पतला रखने के लिए जो खसूसन जो बी ग्रुप है इसमें हाई मॉइस्चर की डिमांड है ताकि उनका खून पतला रहे और सर्कुलेट करता रहे। अगर वो गाढ़ा हो जाएगा, उसमें HB लेवल कम हो जाएगा तो उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी इसका मतलब है पानी ज़्यादा पिए। ये पानी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन खुसूसन शादी के बाद फीमेल हैं, ये इनके जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ज़्यादा हो जाता है। और स्पेशली हमने जब इनका बॉडी मास इंडेक्स किया है, सर्वेस किए हैं और रिसर्च की है इसके ऊपर, तो सबसे जो टॉप पे है जिसका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है वो बी ग्रुप है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि इनका वजन ज़्यादा होगा या हुजम और वजन इनका, हुजम और वजन जो है वो ज़्यादा होगा। हाँ जी, यानी ये ज़्यादा लंबे चौड़े इनका वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो इसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस ब्लड ग्रुप की खवातीन का आप कह रहे हैं वजन ज़्यादा हो जाता है और वो फैल जाती हैं ज़्यादा, उनके वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास एक मशीन है जिसको हम एंथ्रोपोमेट्रिक मशीन कहते हैं, अगर उस पर आप खड़े होकर देखें तो वो बताएगी कि बॉडी में फैट कितना है और वाटर कितना है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट कितने हैं, तो वो बहुत सारे जो है ना बॉडी मास इंडेक्स भी कैलकुलेट करके खुद ब खुद देता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इनकी डाइट हमने क्या देनी है, और अगर ज़्यादा ये वाटर ज़्यादा अकोमोडेट हो, उनके वज़न की इस वजह से हार्ट पे ज़्यादा जो है ना वो बोझ पड़ता है, उसको पंपिंग में डिफ़िकल्टी आती है, फिर इनको भी हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन दे आर नॉट प्रोन टू हार्ट अटैक। ठीक है, अगर ये मॉडरेट रहें, बॉडी को स्लिम रखें, तो इनको कोई हार्ट अटैक नहीं हो सकता। इसी तरह जो हमारा इसके बाद सेकंड ग्रुप है वो ओ है। पहले हम इस ग्रुप की डाइट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर हम दूसरे ग्रुप पे जाते हैं। इससे पहले मुझे एक बात बताइएगा, तिब तो इस चीज को भी मानती है कि फिर हर एक शख्स का मिजाज भी फर्क होगा। वो तो गर्म सर्द और बलगमी और सफरावी और पता नहीं इस तरह की बहुत सारी उसमें भी, हाँ सौदावी सफरावी में भी डिवाइड करती है। तो फिर अब एक अगर एक शख्स का ब्लड ग्रुप है तो क्या एक ब्लड ग्रुप के तमाम लोग जो है वो एक जैसी मसाइल का शिकार होंगे? अब आप कह रहे थे बीबी। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने चार्ट दिए हैं यहाँ आपके उधर कंप्यूटर रूम में, उनके ऊपर हम तो ये स्पेसिफिक कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी डिजीजेस भी स्पेसिफिक हैं। अगर कोई एक मंथ आएगा, कोई सीजन आएगा, डेज हैं स्पेसिफिक, अगर वो उसमें वही डिजीज आएंगी उसी ब्लड ग्रुप को। अच्छा। इस तरह मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो दुनिया में रिसर्च हुई है, एक प्रोफेसर लियो कुई हैं, उन्होंने अमेरिका में रिसर्च किया है, उन्होंने अबाउट 90,000 पीपल पे 20 ईयर्स रिसर्च किया है, और ही फाउंड दैट कि जो AB ग्रुप है मोस्ट वल्नरेबल टू हार्ट अटैक है। बिल्कुल सही। हम रुकते हैं यहाँ पे, और जब वापस आऊंगी तो मैं आपको फिर एक एक ब्लड ग्रुप की डाइट जो है वो पूछ के बताना शुरू करूंगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और आप भी कॉल करके शो में शामिल हो सकते हैं। अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप टाइप्स के हवाले से। नोट डाउन करनी है आपने ये चीज़ें, क्योंकि डॉक्टर साहब का क्लेम यह है कि इसमें बहुत सारे मर्ज जो हैं वो खुद ब खुद सिर्फ खुराक के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे, अगर आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से कुछ चीज़ों को खाना छोड़ेंगे और कुछ चीज़ों को खाना जो है वो इख्तियार करेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर सरफराज, ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और ये इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन सेवा के डायरेक्टर हैं, PhD की भी है इन्होंने फूड टेक्नोलॉजी में। और एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करते हुए कि हद हो जो हो, कोई छोटी सी सेलिब्रेशन, भाई भाभी की हो एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, या पिंकी की हो छोटी सी बर्थडे पार्टी, इसी डाइनिंग टेबल पर सजता है केक, साथ होती हैं घर भर की खुशियाँ, शगुफे, चुटकुले, हंसी मजाक। डाइनिंग टेबल ही तो है घर की सरगर्मियों का सेंटर पार्ट। सो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो बी ग्रुप लोगों की है, ब्लड ग्रुप बी। अब आप बताना शुरू करें कि बी ग्रुप के लोगों को क्या खाना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जो पीटर डियाडीमो का वो है एक कॉन्सेप्ट है, वो कह रहे हैं कि जो भी हम चीज़ खाते हैं तो हमारे खून के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनको हम लैक्टेंस कहते हैं। जब कोई भी हम चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर जो शुगर्स होती हैं, ये प्रोटीन्स उनको बाइंड कर लेते हैं और खून को कोएगुलेट कर देते हैं, तो जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। इसीलिए जो ये लैक्टेंस हैं मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में मुख्तलिफ प्रपोर्शन में ये पाए जाते हैं। तो अब जो बी ग्रुप की चीज़ें हैं और वो ये कॉन्सेप्ट है कि ये फ़लाँ चीज़ मुझे पसंद है, ये फ़लाँ चीज़ नहीं पसंद,
तो ये वही चीज़ है, इसको भी हमने डाउनलोड करके देखा है कि जो लैक्टन जिन फूड्स में पाए जाते हैं, कुछ बी के लिए हैं, कुछ ओ के लिए, ए बी और ए के लिए। ठीक है, वो क्या है? जी बी हाँ, ग्रुप के अब लोगों को क्या मैं कहें? बी ग्रुप की जो डाइट है, क्योंकि इनका गर्मियों में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, इनका खून गाढ़ा हो जाता है, और ऐसे फूड्स चाहिए जिनको हम आम ज़ुबान में ठंडे, जो ठंडे हैं फूड कहते हैं, उसमें मसलन मैं वेजिटेबल्स का अगर लूँ तो बीन्स हैं, बीट रूट है, कैबेज, कॉलीफ्लावर ये और डॉक्टर साहब हम सारे ना देसी लोग हैं, अच्छा तो उर्दू में जरा बता ये चुकंदर है, बंद गोभी, फूल गोभी है, सब्ज चना है, अच्छा। और ताज़ा धनिया जिसको हम खीरा भी कहते हैं, घिया तोरी और काली तोरी और कचनार, लौकी और जिस तरह मशरूम्स हैं। अब देखिए मशरूम है सारी दुनिया में ऐसी वर्ल्ड में ग्रो की जाती है जहाँ ठंडा क्लाइमेट है, और इस यूनानी तिब में जिसको हम ग्रीक मेडिसिन कहते हाँ हैं, जी। इसमें जो वाइट कलर की तमाम सब्जियां हैं ये ठंडी हैं, ठीक। और ये तमाम बी ग्रुप के लिए हैं। सही। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि इनके जो खून है उसमें जो वाटर है ये ज़्यादा बॉडी में कम्युलेट हो जाता है, तो इसीलिए ताकि ये गर्मी से बच सकें और इनकी फ्लशिंग बॉडी में हो, इनका लिवर सही काम करे, क्योंकि इनका जो टारगेट ऑर्गन है वो लिवर है। ठीक है। और जिसका भी हमें पता चल जाए कि ये इसका जो बी ग्रुप है, हम फौरन जो है ना उसके टारगेट ऑर्गन पे आ तो आप जाते ये हैं। क्या गोश्त बिल्कुल ना खाएं? जी, इनके ये लिए क्या? वाइट मीट है इनके लिए, जैसे चिकन है, लेकिन मैं ये जानता हूँ एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट कि चिकन जो उसमें बहुत सारा जो वेस्ट है, विसरा वगैरह है, उसको रिसाइकल किया जाता है, और उसमें ऐसी चीज़ें मलाई जाती हैं जो कि मुर्दार भी होती हैं, उसको हड्डियों को क्रश करके उसमें इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरे मामले हमने देखा है कि बहुत साफ़ सुथरा पोल्ट्री का गोश्त अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, ये आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप जैसे जो है वो क्यों नहीं पोल्ट्री फार्म्स को इस चीज़ पे वो करते कि जहर ना खिलाएं आवाम को, कम से कम खाने में तो इस तरह की मिलावट ना करें? ये भी तो मिलावट ही है एक तरह की। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसमें हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो लोग हैं, वो उसमें जो खातून हैं तो वो हमारी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर किया है, तो वो उसको लीड कर रही हैं। तो ये हमारे जितने भी लाहौर में रेस्टोरेंट हैं और सारे मुल्क में हैं, तो इंशाल्लाह पंजाब के बाद दूसरे सूबों में भी ये जो फूड अथॉरिटी रेस्टोरेंट्स बेचारे क्या करें, जब मुर्गी उनको पॉइजन आप दे रहे हैं, वो मुर्गी जो हमें यहाँ पे मिल रही है मुर्गी के नाम पे, वो जहर है खाना। पोल्ट्री फार्म्स अपना पैसा बनाने के लिए उसको उस तरह की खुराक देते हैं जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पॉइजनस है और सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो क्यों नहीं हम रेगुलेट कर सकते इन चीजों को कि कम से कम इस तरह की चीजें जो मैडम, हैं ये खुराक में? गवर्नमेंट भी माशाल्लाह कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे दूसरे लोग हैं जो उनको भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो वाइट मीट में जो कि बी ग्रुप के लिए उसमें फ़िश भी है, तो लोग कांटों की वजह से फ़िश को नहीं खाते, हालांकि इसके डिफरेंट फार्म्स हैं। अब ये मशरूम है, ये बहुत ही प्रीशियस वेजिटेबल है, इसमें अगर ग्रो किया जाए, मैं इवन जो मेरा पीएचडी का काम था उसमें हमने मशरूम प्रिजर्व की थी। ठीक है, और अच्छा जी, हम एक कॉलर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरा कैसी हैं मैं आप? ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं ठीक, मैं बहुत आपकी पुरानी कॉलर हूँ और आपको दिल से चाहती हूँ, और आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, और आपका रोजाना प्रोग्राम में देखती हूँ बिला नागा, मगर बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप। बहुत शुक्रिया। और आपका नया सेट बना, इसकी भी बहुत मुबारकबाद दूंगी मैं आपको। Thank you. इतने दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर होल्ड पे लेके मेरी कॉल ड्रॉप हो जाती है। अच्छा। और डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है फरा कि जो जिस्म पे बिलू बिलू निशानात पड़ जाते हैं, ये खून की किस खराबी की वजह से बनते हैं? सही। और आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। अच्छा, आप साथ रहिए। जी। वाकई ये अक्सर जिस्म पे धब्बा से पड़ जाता है, जैसे कोई चोट लगी है या नील पड़ गया है या निशान। जी, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो मेरे एक और साथी हैं, दोस्त हैं हमारे सरगोदा में, तो मैंने जब उनसे मिला तो मैंने कहा कि आपका वो ग्रुप है, आप शहद भी खा सकते हैं, जैतून का तेल भी खा सकते हैं, अंडे भी आपके लिए हैं। तो वो चूँकि उनकी वाइफ है, उनकी डेथ हो गई थी, तो बड़ा वो कसम पुरसी की हालत जिसमें कोई खाना पकाने वाला नहीं था, तो उन्होंने पास ही पड़ा था शहद, वो भी खा लिया, जैतून का तेल भी दूध में डाल के पी लिया, अंडे भी 2-4 बॉयल करके खा लिए। तो उनके जिस्म पे इसी तरह जो है ना वो रेड ये इस तरह के स्पॉट्स बन गए और फ़ौरन मेरे पास आए। तो ये इतना ज़्यादा अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में ऐसी चीज़ें खा लें जो कि ब्लड प्रेशर को प्रमोट करें, तो उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। और जैसे आजकल जब मैं बी का ये बता रहा था, उसमें ऑरेंज जूस आजकल आया है, लेकिन जो ओ ग्रुप है इसके लिए ऑरेंज जूस नहीं है, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है और इनको अपने मॉडरेटली जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि इतनी ज़्यादा ना हो। अच्छा, अंडे ज़्यादा खा लें। मैं अपनी कॉलर को इस चीज़ पे एड्रेस करते हुए, मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है और बहुत सारे डॉक्टर्स से मैं मिली हूँ, इस पे पूरे टेस्ट वगैरह,
मुझे तो अभी तक नहीं पता चला कि ये किस वजह से ये धब्बे जो हैं इस तरह के पड़ जाते हैं, और इस पर कोई भी डॉक्टर जो है मुकम्मल जवाब देने से कासिर है। ये जिस्म के ऊपर होता है इस तरह से, मुझे भी बाज़ औक़ात हो जाता था। तो मैंने इसको पूरा टू द हाईएस्ट लेवल एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, लेकिन अभी तक तो नहीं पता। जैसे मैडम, पता चलेगा हम शेयर जी, करेंगे। जो मेरा आइडिया है वो ये है कि जब भी हम ये ब्लड ग्रुप्स को एड्रेस करेंगे, कोई भी रिसर्च में जब हम ब्लड ग्रुप्स को देखेंगे कि उसकी एक इक्वल प्रोपोर्शन हो, जिसमें 25A हों, 25B हों, 25AB और 25O हों, तो इस तरह उसका रिजल्ट है रिलायबल आएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि दुनिया भी जो रिसर्च है वो गलत कर रही है। उसके जो डिफरेंट रीजन में ब्लड ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन ही डिफरेंट है, जब वो रिसर्च करते हैं इस बात का वो ख्याल नहीं रखते। हालांकि मैंने ये अर्ज किया कि ये सबसे बेस्ट बायोमार्कर है। ठीक है। अच्छा, आपने बताया हमें कि हमने बी ग्रुप वालों ने क्या खाना है। जी हाँ, ये सारे ठंडे फूड्स हैं, जैसे सबसे बेस्ट इनके लिए। दूध पी सकते हैं? जी, दूध इनके लिए है, क्योंकि दूध में भी 87% जो वाटर होता है और ये इनकी बॉडी को गर्मी से बचाता है। अच्छा, माजरत, आप कुछ बेस्ट के बारे में बता रहे थे। जी, बेस्ट ये अनार का जूस है, क्योंकि इसमें एंथोसायनिन्स हैं, रेड पिगमेंट्स हैं। अगर इनके मैदे में कोई ऐसी जलन हो, कुछ हो, बॉडी में कोई ऐसी चीज़ें रुक जाएं, तो ये इतना ठंडा होता है। और मिसल मेरी एक छोटी सी बेटी, उसका बी ग्रुप है, तो वो इतनी छोटी थी कि शी कुड हार्डली से मामा बाबा। तो मुझे जब पता चला, और क्यों मैं भी इस पर सर्च करता हूँ, तो मैंने उसको एक अनार जो है दाने निकाल के सारे उसके सामने रख दी बाउल में डाल के। तो वो हार्डली कुड पिक द वन उसका सीड है, लेकिन वो सारे खा के कहती है और दें मुझे। तो मैं कहा नहीं बस आपका पेट फट जाएगा। तो जितने भी जैसे ऑरेंज जूस है ये बी ग्रुप के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है और इनको आयरन की ज़रूरत होती है। ऐसी तमाम सब्जियाँ फल जिनमें आयरन हो वो इनके लिए बेस्ट हैं, जैसे पालक है, सब्ज़ पत्ते की साग हैं, ये सब्ज़ मिर्च है, धनिया है। पुदीना नहीं है इनके लिए। अच्छा। ये पुदीना ओ के लिए है। अब देखें, ये जो ख़ास बात है ये पीटर डी अडामो ने भी नहीं कही कि गर्म सर्द खुश्क तर क्या होता है, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे तिब ने ये बेस्ट किया है। मैं एक एज ए PhD स्कॉलर के हैसियत से, अब देखें ये जो हमने पिरामिड डिज़ाइन कर लिया, मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि मैंने सबको रिजेक्ट किया है। तो इसको हमने डॉक्यूमेंटेशन करें, इंशाल्लाह हम पेश करेंगे, दुनिया हैरान होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि क्या चीजें बी ग्रुप वालों ने खानी है, क्या नहीं खानी है, वो भी हमें बताइएगा। भी उससे पहले कॉलर की भी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फरमाइए जी। मैं ये कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि मेरे चेहरे पे दाने निकल आते हैं, तो मैं क्या करूं? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? इसका मालूम नहीं, पता नहीं। अच्छा, ब्लड ग्रुप अपना जो है सबसे पहले तो ये पता करें, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हंगामी सूरत हाल और आपको इंतकाल खून की जरूरत पड़े तो कैसे फिर ये होगा। ये तो ब्लड ग्रुप का इल्म होना तो बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये इल्म तो आपके, मुझे तो लगता है शनाख्ती कार्ड पे भी लिखा हुआ होना चाहिए कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि कोई इस तरह की फौरी सूरत मेरी प्रोपोजिशन ये है कि जो हम बुक्स लिख रहे हैं उनमें हम ये सजेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ये हमारे रेगुलेशन में हो कि किसी बॉडी के पार्ट पे इसको एम्बॉस किया जाए नीली स्याही से। अच्छा। और उनके शनाख्ती कार्ड में भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे जो डाइट है वो भी इसके हिसाब से, उनकी तंदुरुस्ती, बीमारी, ये सिर्फ इसके खून के ग्रुप से है। लेकिन अक्सर लोगों से अदरवाइज भी जरूरी है ना, कोई भी हंगामी सूरत हाल हो, कुछ ऐसी सूरत हाल हो, तो कहाँ से आप उसको चेक करें, पहले उसमें टाइम वेस्ट होता है। देखिए मैंने जो बी ग्रुप है इसका, तो हम अगर किसी को ब्लड ग्रुप ना पता चले, हम ये पूछ लेते हैं कि भाई आप मुंह पे रजाई लेते हैं कि नहीं लेते, तो वो कहते हैं नहीं जी मेरा सांस घुटता है, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा। वो कहते हैं मैं मुंह पे कोई नहीं लेती, मैं जुराबें नहीं पहनती, बंद बूट नहीं पहनती, तो हमें पता है, हम कह देते हैं आपका बी ग्रुप है। अच्छा अच्छा, क्या नहीं खाना है? जी, उसमें मैडम जो सबसे ज़्यादा जो गर्म चीज़ें हैं, खुश्क चीज़ें हैं, जैसे अंडा है, अगर वो 1 से 2 अंडे खा लेंगे उनका सर चकराना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसी तरह जो बड़ा गोश्त है जिसको हम रेड मीट कहते हैं, वो बी ग्रुप के लिए नहीं है। मैंने अभी बताया कि वाइट मीट उनके लिए है। इसी तरह जैसे पुदीना है, ये उनके लिए नहीं है। तरबूज तो उनके लिए है बी ग्रुप के लिए, लेकिन खरबूजा नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह जो गर्म हमारे जैसे खुबानी है, आड़ू है, ये भी नहीं है उनके लिए। लेकिन उनके लिए क्या है, आलू बुखारा है, फालसा है, जामन है, तो जो हमारे ब्लड को, जो रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करते हैं और उनमें ठंडा जो है ना उनके खून को रखते हैं। अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव से भी फर्क पड़ेगा कि जी, ये पड़ता है लाजमी, लेकिन हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है कि जिनमें हम कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, जी HPLC है, GC है, उस पर हम इसको एनालिसिस करके बताएं, या उस लेवल पे हम अभी इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले ग्रुप की तरफ, जो कि है O ग्रुप, ब्लड ग्रुप के। O के ब्लड ग्रुप के हामिल जो लोग हैं उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
रात को डाइनिंग टेबल पर जब डाइनिंग टेबल की सारी चेयर्स भर जाती हैं, घर के सभी लोग खाने पे अपने दिन भर के किस्से सुनते हैं, दादाजी की हर बात पर उनके ज़माने से कंपैरिजन, फैमिली के डिस्कशन और घर के हर फर्द का उस पर ओपिनियन, क्या करना है, क्या होना है, ये सब कुछ होता है डाइनिंग टेबल पर। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप डाइट के हवाले से और फूड टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज मेरे साथ हैं। हमने अभी बात की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप बी जो है उसके हवाले से उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना। आपके मुताबिक दूसरा जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है वो ओ ग्रुप है, तो उसमें क्या खाना होता है उन्होंने? जी, जो ओ ग्रुप है इसका जो सेंट्रल टारगेट ऑर्गन है इसका वो हार्ट है। तो इनका हार्ट बहुत स्ट्रांग है, इनका IQ लेवल सबसे ज़्यादा है और इनकी जो डाइट है ये गर्म खुश्क चीज़ें हैं। जितने जैसे हमारा जो रेड मीट है जिसमें बकरे का चर्बी वाला गोश्त और कट्टे का गोश्त जिसको हम रेड मीट कहते हैं, ये इसलिए कि इनके मैदे में तेज़ाब सबसे ज़्यादा बनता है और जिनको नहीं पता होता वो अक्सर कहते हैं हमारे एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये अपनी चीज़ें खाएं तो वो एसिडिटी जो है इनको यूटिलाइज़ करने में और जो कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल होता है। यानी आप कह रहे हैं कि ये गोश्त खाएं, बड़ा भी और छोटा भी? जी बिल्कुल, चर्बी वाला। चर्बी वाला, हाँ। अच्छा। अक्सर लोग जो मालिज हैं इनको चर्बी वाला गोश्त और बड़ा गोश्त मना कर देते हैं, लेकिन वो जो है ये स्पेशल ऐसा ब्लड ग्रुप है। भले इनको ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज जी, अगर ये अपनी ग़िज़ा खाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनको ब्लड प्रेशर नहीं होता। अच्छा। अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, आपके भी स्टूडियो में मिले तो उन्होंने कहा कि मेरा अक्सर जो है लो हो जाता है, तो मैंने कहा अगर आप अपनी चीज़ें खाएंगे तो वो आपका ब्लड ग्रुप लो नहीं होगा। प्रेशर एक तो गोश्त है, उसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा जो गर्म खुश्क जैसे देखें जैतून का तेल है, फिर ये जो इनके बादाम का हलवा है और ये यानी गर्म खुश्क कैटेगरी में आने वाली सारी चीज़ें ये खा तमाम ये खास। जैसे अभी देखें कैमल का जो मिल्क है और ये ब्लड ग्रुप तमाम गर्म खुश्क इलाकों में पाया जाता है। जैसे हमारा गल्फ रीजन है, साउथ अफ्रीका है, तो हमारे भी 34% ये है क्योंकि हमारे भी गर्मी खुश्की है। इन्होंने क्या नहीं खाना? इन्होंने ठंडी चीज़ें जैसे इसबगोल का छिलका है वो हम कहते हैं कि ये बी ग्रुप के लिए सिर्फ, लेकिन मुआलजीन जो हैं वो कब्ज़ की कॉन्स्टिपेशन हो तो वो कहते हैं जी आप इसबगोल का छिलका लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसके जो बड़े असरात मुज़र है दूसरे ब्लड ग्रुप से हो रहे हैं, इसको सिर्फ जो बी ग्रुप है वो खाना चाहिए इसको। तो अगर किसी इस कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के मसले के लिए ओ ग्रुप के लोग फिर क्या लें? वो ओ ग्रुप के लिए उनके लिए जैसे देसी घी है तो ये खाएँ, क्योंकि उनके लुब्रिकेशन जो है आंतों की, मैदे की, तो ये उनके लिए स्पेसिफिकली है। जो एनिमल फैट है ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि देखें इनके लिए जो डेयरी ग्रुप है वो नहीं है इनके लिए, लेकिन इनके स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जैसे कैमल है, ये भेड़ का दूध है, बकरी का दूध है। आप देखें कैमल जो है ये भी ड्राई रीजन में होता है, अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा और कुदरती तौर पर ये जो कैमल मिल्क है इसमें इंसुलिन होती है। अच्छा। और ऐसे जो और ये जो प्रोन टू नहीं है ये डायबिटीज़ को जो ओ ग्रुप है। अब देखें जो हमारे गल्फ रीजन, आपके कहने का मतलब है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो अगर उनका दूध इस्तेमाल करें तो उन्हें फायदा होता है? जी उनको फायदा हो सकता है, लेकिन ये बी ग्रुप को होती है जिनके अंदर पानी बहुत ज्यादा रिटेन कर जाता है। तो फिर बी ग्रुप के लोग भी उनका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं? जी वो कर सकते हैं इसको ना, इसको ठीक करने के लिए। तो इसीलिए हम जब वो कोई भी बी ग्रुप का जिसको डायबिटीज हो जाती है तो उसका हम गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ जैसे ऊँट का दूध है या फिर खुश्क करेला है, इस तरह के चुंगे, कचनार है, घी कवार है, उनको थोड़ा बहुत हम देते हैं ताकि वो ठीक हो जाएं, उसको रिवर्ट हो जाएं। अच्छा, ओ के बाद अब ए ग्रुप पे आते हैं। जी हाँ, ए ग्रुप को क्या खाना है? जी ए ग्रुप है इनका जो सेंट्रल जो है ना वो टारगेट ऑर्गन है वो नर्वस सिस्टम है इनका। तो इनका ब्रेन है और इनके अंदर ये फ्लैगमेटिक होते हैं और फ्लैगमेटिक होने की वजह से इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करता। जितने ठंडे इलाके हैं उनमें ये ए ग्रुप पाया जाता है, जैसे स्कैंडिनेविया है, यूरोप है, तो उसमें ठंडा है। मैंने अभी 2-3 पेपर ऐसे पढ़ रहा था, उन्होंने खुद ये जर्मनी ने क्लेम किया कि हम ना दूध पी के तो हम बीमार हो रहे हैं, हमें ये तो ये ऐसी जो गर्म खुश्क चीज़ें जैसे नट्स हैं। मैं एक दफ़ा ये हॉलैंड के एयरपोर्ट पर जब उतरा देखा तो वहाँ तमाम दुकानों में नट्स लगे हुए थे। तो इनके जो मैदे में खुश्क मेवा जात जहाँ इनके मैदे में सबसे कम तेज़ाब जो है ना वो पैदा होता है। अगर ये तेज़ाब की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ मैदे में 300 के करीब एंजाइम ऐसे हैं जिनको जिंक और मैग्नीशियम चाहिए, अगर वो उनको जिंक मैग्नीशियम नट्स से मिल जाए, कद्दू से मिल जाए, किसी भी सोर्स के फूड से मिल जाए, या होम्योपैथिक में वो ड्राप्स ले सकते हैं जिंक के और मैग्नीशियम के, तो उनकी एलोपैथिक में भी इसकी अब मिलती हैं दवाइयाँ? जी हाँ मिलती हैं जी, तो वो ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं जिंक मैग्नीशियम की, तो उनको बिल्कुल अफाका होगा, उनके मैदे में तेज़ाब बनना शुरू हो जाएगा, उनकी डाइजेशन ठीक हो जाएगी। हमने देखा कि इनमें हार्ट अटैक इसलिए हो जाता है कि इनकी डाइजेशन जो है इम्पेयर हो जाती है, इनको मोशन लग जाते हैं और उनकी एनर्जी लेवल जो बिल्कुल ख़त्म होता है, इसलिए बॉडी मास इंडेक्स भी इनका सबसे कम है। ठीक है, तो अगर इनकी डाइजेशन ठीक हो जाए, इससे थोड़ा सा प्रोडक्शन शुरू हो जाए, वो नट्स की वजह से होगा। आप कह रहे हैं कि ये जिंक और मैग्नीशियम का इस्तेमाल लें और जिन चीज़ों में पाया जाता है ज़्यादा, हाँ ये नट्स में पाया जाता है। अच्छा, इनको हम देंगे ये ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। आखिरी जो हमारा ब्लड ग्रुप रह गया वो है AB है। AB
जी, इसमें दोनों ये जो एंटीजन है ए और बी पाया जाता है। इनका जो सेंट्रल टारगेट है वो हड्डियां हैं, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। इनके अंदर जो हाई कैल्शियम डाइट है वो होनी चाहिए। जैसे अभी आजकल सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, शलजम है, तो जिसमें भी कैल्शियम ज़्यादा हो, या एडिशनल कैल्शियम भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जो चीज़ें आपने ब्लड ग्रुप के लिए नहीं बताई, क्या वो बिल्कुल छोड़ दें, हम ग़िज़ा से निकाल दें अपनी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो फ़र्ज़ करें अगर मैं ओ ग्रुप हूँ, मुझे भी कैल्शियम चाहिए माई बोन्स के लिए, मेरे टीथ के लिए, लेकिन जो ऐसी डाइट्स हैं मुझे एडिशनल कैल्शियम नहीं चाहिए, क्योंकि ये ए बी ग्रुप है, इसमें दोनों एंटीजन है ए और बी है, तो इनको एडिशनल कैल्शियम चाहिए, क्योंकि अगर जब ये इनकी बॉडी से डिप्लीट हो जाते हैं हड्डियों में से, तो इसलिए इनको एडिशनल कैल्शियम जब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का और आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड किसी और प्रोग्राम में किसी दिन ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। इजाज़त चाहूंगी इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।